नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और आज सुबह सुबह केदारनाथ से बुरी खबर आई, जहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से लौटने के वक्त हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। एक पायलट और 6 यात्री जो इस हेलीकॉप्टर में थे हादसे का शिकार हुए हैं। गौरीकुंड के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसका मलबा जगह जगह बिखरा हुआ और हेलीकॉप्टर में आग लग गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 7 लोग जो हेलीकॉप्टर में सवार थे, किसी की भी जान नहीं बची है। पायलट और 6 यात्रियों को लेकर यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से लौट रहा था गुप्तकाशी की ओर। गौरीकुंड में जंगलों के बीच हादसे का शिकार हुआ। जो खबर है, मौसम खराब होने की वजह से हादसा हुआ है, ये बात सामने आ रही है। वहीं एक और बात सामने आ रही है कि जो टाइम है, जो अवधि है हेलीकॉप्टर उड़ान के शुरू होने की, उससे पहले से ही हेलीकॉप्टर ने सेवा देनी शुरू कर दी थी। यानी कि सुबह तड़के जब आसमान पूरी तरह से साफ नहीं होता, तभी से ही हेली सर्विस की शुरुआत हो गई थी। और ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है हादसे की, ऐसी बात भी सामने आ रही है। और ये आरोप लग रहे हैं कि हेली सर्विस देने वाली कंपनियां मनमानी कर रही हैं। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया और साथ ही सख्ती भी दिखाई है। उनका कहना है कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और एक एसओपी तैयार की जाएगी, जो कि विशेषज्ञों की कमेटी की ओर से तैयार की जाएगी और उनका पालन हर एविएशन कंपनी के लिए अनिवार्य होगा, जरूरी होगा, ताकि ऐसे हादसे ना हो। अगर यहाँ वक्त से पहले हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है तो जाहिर सी बात है एविएशन कंपनी पर एक बड़ी लापरवाही का आरोप लगेगा कि आखिर जो समय निर्धारित है उससे पहले ही क्यों सर्विस की शुरुआत कर दी गई। 15 जून, 7 जून और मई की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीते 1 महीने में 3 बड़े हादसे हो चुके हैं। अलग अलग एविएशन कंपनीज की ये हेलीकॉप्टर जो कि हादसे का शिकार हुए। गौरीकुंड में आज जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर है जो कि क्रैश हुआ। 7 जून को एक हेलीकॉप्टर को लैंड कराना पड़ा था इमरजेंसी सड़क पर। केदारनाथ यात्रा में एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हुआ है। केदारनाथ से गुप्तकाशी लौट रहा एक हेली क्रैश हुआ है गौरीकुंड के आसपास। हमारे साथ यूकाड़ा की सीईओ सोनिका जी मौजूद हैं। मैम, किस तरह से ये हादसा सामने आया, क्या कुछ प्रथम दृष्टया सामने आ रहे हैं? करीबन मॉर्निंग में 5:30 के बजे टाइम पे जैसे शटल ऑपरेशंस हमारे चल ही रहे थे, तो उसी में एक चॉपर आर्यन एविएशन का केदारनाथ जी से गुप्तकाशी की तरफ जा रहा था और बीच में कहीं वो ट्रेस नहीं हो पाया। और बाद में जो अभी सूचना मिल रही है वो गौरीकुंड के आसपास की कोई जगह है जहाँ पे अभी ट्रेस हुआ है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम वहीं पे हैं और आगे की सूचना कि कितने पैसेंजर्स जो मैनिफेस्ट के हिसाब से हैं 6+1 है, पायलट इंक्लूडेड 7 लोग हैं। और आगे की जो सूचना है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं और आगे जितनी भी कंफर्मेशंस आते हैं विल लेट यू नो। मैम, एक के बाद एक दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। प्रथम दृष्टया अभी क्या फौरी तौर पर क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं? अभी तो क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं तो शटल्स नहीं चल रही हैं और अभी सेफ्टी जो मेजर्स थे, ऑलरेडी बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे और अभी जैसे जैसे सूचना आती जाएगी उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अभी फौरी तौर पर मैम जो हेली सेवाएं का संचालन है वहाँ पर रोक दिया गया है क्या? अभी तो क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं तो अभी वहाँ शटल्स नहीं चल रहे हैं। थैंक यू मैम। तो आप थी यूकाड़ा की सीईओ। केदारनाथ घाटी में जिस तरह से एक के बाद एक दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं पूरा जो सिस्टम है, जो हेली सेवाओं का जो संचालन है, वो सवालों के घेरे में है। केदारनाथ यात्रा में एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हुआ है। केदारनाथ से गुप्तकाशी लौट रहा एक हेली क्रैश हुआ है गौरीकुंड के आसपास। हमारे साथ यूकाड़ा की सीईओ सोनिका जी मौजूद हैं। मैम, किस तरह से ये हादसा सामने आया, क्या कुछ प्रथम दृष्टया सामने आ रहे हैं? करीबन मॉर्निंग में 5:30 के बजे टाइम पे जैसे शटल ऑपरेशंस हमारे चल ही रहे थे तो उसी में एक ये समय से पहले उड़ान भर रही हैं। आज का भी अगर समय देखेंगे तो 5:17 की ये घटना बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के जो बातें सामने आ रही हैं वो हेली कंपनियां
मनमानी कर रही है, नियंत्रण इनमें नहीं है, इनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं इनके खिलाफ एक तो उच्च स्तरीय जांच की जाए और सारी तकनीकी पहलुओं का अध्ययन किया जाए और उसके बाद ही इनको हेली ऑपरेशन की अनुमति दी जाए। और इस हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती दिखाई और कहा कि आज हुए हेली हादसे के सभी पहलुओं की जांच के आदेश दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है मुख्यमंत्री ने। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है। हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी बनाने के आदेश दिए। उन्होंने तकनीकी विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है। कमेटी हेली संचालन के सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा करेगी। और इस हादसे में पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत हुई है। 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हादसे के बाद यूकाडा और डीजीसीए ने ये रोक लगाई है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद ये फैसला लिया गया है। रोक कब तक के लिए है ये अभी साफ नहीं है। जाहिर सी बात है, हेली सेवा अगर रोकी गई है तो उससे भी श्रद्धालुओं को ही नुकसान होगा, श्रद्धालुओं को ही असुविधा होगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो केदारनाथ धाम पर यात्रा के लिए आते हैं वो हेली सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, सहारा लेते हैं, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। जो कठिन रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके लिए हेली सर्विस किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन अब जब हादसा हुआ है उसके बाद हेली सर्विस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, तो तुरंत में यही एक्शन लिया गया है। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तो सख्ती दिखाई है कि जांच हो, दोषियों को छोड़ा ना जाए, एसओपी बनाने की भी उन्होंने बात कर दी। लेकिन दूसरी तरफ डीजीसीए की ओर से क्या फैसला लिया गया? हेली सर्विस पर रोक लगा दी गई है। तो क्या यही बड़ा कदम है डीजीसीए का और यूकाडा का? देखिए, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री 11 बजे भी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग लेने वाले हैं जिसमें तमाम पहलुओं पर विचार होगा। और अभी जो ताज़ा अपडेट हमारे पास है, जो बॉडियां वहां पर हैं उनको रिकवर कर लिया गया है, लेकिन बेहद जली हुई अवस्था में है, कोई भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, सिर्फ बच्चे की जो बॉडी है उसके अलावा। इसके लिए मौके पर पौड़ी से फॉरेंसिक और डीएनए सैंपलिंग टीम भी वहाँ पर भेजी गई है। इन शवों का डीएनए सैंपलिंग होगा, उसके बाद ही ये जानकारी मिल पाएगी कि कौन बॉडी किसकी है, क्योंकि बुरी तरह से जली हुई हालत में है। जहाँ तक यूकाडा की हम बात करें, एक लगातार ये बात उठती रही है कि केदारनाथ वैली हो या फिर चारधाम यात्रा हो, उसमें हेली संचालन, जो हेली सेवाएं रही हैं वो हमेशा से सवालों के घेरे में रही है कि क्या इनमें मानकों का पालन किया जाता है। खासकर इसी महीने अगर हम देखें तो केदार वैली की ये तीसरी बड़ी दुर्घटना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी हफ्ते अपने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि चारों धामों में हाई एल्टीट्यूड के जो एरिया हैं, यहाँ पर जो हेली उड़ते हैं उनके पायलटों की भी जांच होनी चाहिए कि उनके पास क्या इतनी उड़ान का अनुभव है, क्या वो हाई एल्टीट्यूड का उनके पास अनुभव है कि वहाँ पर वो फ्लाइंग कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शुरुआती दौर में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है कि जिस तरह से वेदर डिपार्टमेंट ने पहले ही फोरकास्ट जारी किया था कि प्री मानसून शावर शुरू हो चुके हैं, अब पूरे प्रदेश में बारिश होने वाली है, मौसम खराब रहेगा, उसके बावजूद भी केदारनाथ जैसी वैली में जहाँ पर जैसा कि जो खबर आ रही है कि जो समय है दिन में, यानी कि जो समय है कि जब आसमान थोड़ा साफ हो जाए तब सर्विस की शुरुआत की जाए, उसका भी पालन नहीं किया गया। जो बात अभी तक सामने आ रही है कि जिस वक्त में ये हादसा हुआ है, यानी कि हेलीकॉप्टर ने जब उड़ान भरी थी वो वक्त तो सही ही नहीं था। तो एक और लापरवाही की बात सामने आ रही है। इसे लेकर विस्तार से बताएं कि जो कंपनी है, एविएशन कंपनी, उनका क्या कहना है? क्या वक्त से पहले हेलीकॉप्टर ने सेवा शुरू कर दी थी, लोगों के दबाव की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को ले जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, इस वजह से? लालच और लापरवाही हादसे की असली वजह तो फिलहाल यही दिख रही है। देखिए, बिल्कुल, और खासकर चारधाम यात्रा का अगर आप ट्रेंड देखें तो यहाँ पर जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है, बड़े बड़े पैमाने पर यहाँ पर हेली कंपनियाँ यहाँ आती हैं और फिर वो किसी तरह से अपना टेंडर चारों धामों में ले लेते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर को लीज पर ले लेते हैं चारधाम यात्रा के मद्देनज़र। लिहाजा यहीं पर वो बड़ी गलती होती है कि क्या आपका पायलट के पास अनुभव है उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उड़ान का, या फिर जो आपका हेलीकॉप्टर है वो दुरुस्त है, वो मानकों पर खरा उतरता है या नहीं उतरता। ये तमाम चीज़ें हैं। और ख़ासकर जिस तरह से हम बात करें कि ये हेली सुबह 5:15 से 5:30 के बीच की दुर्घटना बताई जा रही है,
आमतौर पर होता क्या है कि केदार वैली का खासकर जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वहाँ पर वेदर कंडीशंस कब किस तरह से बदल जाएं कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि सुबह के समय चूँकि वेदर क्लियर होता है तो फ्लाइंग ज़्यादा होती हैं। इस जो जानकारी हमें मिली है, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उससे पहले भी एक हेली उड़ान भर चुका था, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ की वेदर कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, वेदर डिपार्टमेंट ने पहले ही फोरकास्ट किया हुआ था, उसके बावजूद भी अगर आप हेली उड़ान भरते हैं और खासकर हाई एल्टीट्यूड केदार वैली जैसी घाटी में, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। रुद्रप्रयाग के जिला पर्यटन अधिकारी का जो पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था, उन्होंने अपने बयान में ये बात कही थी कि वो ख़राब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर फंस गया था। पायलट ने उसको ख़राब मौसम से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए और ये हेली दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो हम कह सकते हैं एक बड़ी मानवीय लापरवाही है। पिछले ही हफ्ते मुख्यमंत्री ने जी, यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ कहा कि जितने भी दोषी हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आर्यन एविएशन जिसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, एविएशन के सेक्टर में ये बहुत पुराना नाम है और भरोसे का नाम है। ऐसा नहीं कि इस कंपनी को अनुभव नहीं है, अनुभव वाली ये कंपनी है और उसकी तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही तो सवाल क्रिएट करती ही है। ये बताइएगा कि कार्रवाई जो होती है वो किस तरह की होगी। एसओपी बनाने की बात हो रही है, तो क्या अब जब यात्रा पीक पर है तब एसओपी तैयार की जाएगी, तब विशेषज्ञों की टीम बनाई जाएगी? ये काम पहले नहीं होना था? देखिए, पिछले हफ्ते जब एक हेली क्रैश हुआ था जिसमें नेशनल हाईवे पे हेलीकॉप्टर लैंड किया गया था, क्रैश लैंडिंग इसकी हुई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा 2 से 3 बार ऑफिशियल की मीटिंग ली और एक कड़े निर्देश जारी किए गए थे। केदारनाथ या फिर चारधाम के अन्य धामों की हम बात करें तो वहाँ पर इनके जो हेलीकॉप्टर के जो सॉटी लगते हैं, जो फेरे लगते हैं, कंपनी की कोशिश होती है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक वो फेरे लगाएं ताकि उनको इनकम हो, वहाँ पर राज्यों से इनकम उनको हो। और इसी पिछली दुर्घटना के बाद इनके फेरे कम कर दिए गए थे ताकि एक मानक के तहत वहाँ पर उड़ान भरते रहें। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो हेलीकॉप्टर के जो पायलट हैं उनके अनुभव का भी जांच होनी चाहिए कि क्या इनको हाई एल्टीट्यूड में उड़ान का अनुभव है कि नहीं है। यदि किसी के पास हाई एल्टीट्यूड में उड़ान का अनुभव नहीं है तो उस पायलट को चारों धामों में उड़ान की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बाकायदा मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश थे। ये सारी चीज़ें इसी बातों के मद्देनज़र थी कि चारधाम मुख्यमंत्री ने कहा था कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, ताकि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया में जो हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम है, वहाँ पर यात्रियों को एक सुरक्षित हेली सेवाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन जिस तरह से हेली कंपनियों में एक भगदड़ रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का वहाँ पर एक बिल्कुल। और इन सबके भी सुनील ये बताएं कि अब यूकाडा और डीजीसीए उनकी भूमिका क्या रह जाती है? क्या सिर्फ लाइसेंस दे देना यही उनकी भूमिका है? निगरानी उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जिस पायलट को जिम्मेदारी दी जा रही है हेलीकॉप्टर उड़ाने की, वो पायलट सक्षम है या नहीं है? कहीं कोई तकनीकी कमी ना हो किसी विमान में, क्या ये सब निगरानी रखने की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, ताज़ा घटना के बाद ये सवाल सबकी जुबान पर है कि यूकाडा की क्या भूमिका है, डीजीसीए की क्या भूमिका है, क्यों एक के बाद एक दुर्घटनाएं हो रही हैं। पूरी चारधाम यात्रा की हम बात करें तो ये 5वीं या 6वीं दुर्घटना है। इससे पहले आपने देखा कि गंगोत्री धाम में हरसिल में जो वहाँ पर क्रैश लैंडिंग हुई थी, जो वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसमें भी कई लोग मारे गए थे। तो इस तरह के जो सवाल हैं ये लगातार उठते रहे हैं, खासकर यूकाडा की भूमिका को लेकर, डीजीसीए की भूमिका को लेकर। और यही बातें कि अभी मुख्यमंत्री ने करीब 1 घंटे पहले अपने ऑफिशियल को कड़े निर्देश दिए हैं और ये बात कही है कि एक ठोस SOP चारों धामों के लिए बनाई जाएगी, हेली सेवाओं के लिए बनाई जाएगी। एक टेक्निकल कमेटी का भी गठन होगा जो चारों बिल्कुल। धामों में ये तो सारी परंपरा है। ऐसा लगता है कि इस परंपरा को बार बार निभाया जाता है। जब भी कोई हादसा होता है सरकार की ओर से बात होती है कि हम सख्त एक्शन लेंगे, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और सभी को सजा होगी। वहीं प्रशासन अपनी जिम्मेदारी एविएशन के ऊपर फोड़ देता है। उसका कहना होता है कि जो कंपनियां हैं वो अपनी मनमानी कर रही हैं। कंपनियों का कहना होता है कि हमें जिस तरह की SOP दी गई है, जिस तरह काम करना चाहिए हम काम कर रहे हैं। लापरवाही प्रशासन की, यानी कि एक दूसरे के सर पर टोपी ट्रांसफर का ही काम शुरू हो चुका है एक बार फिर, जैसा कि हर बार होता है। धन्यवाद आपका सुनील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन 7 लोगों की मौत के बाद बड़ा सवाल है कि आखिर केदार घाटी में जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं यात्रा के लिए, दर्शन के लिए, वो इन हेली सर्विस पर भरोसा बनाएं तो कैसे बनाएं। अगली खबर देहरादून से, वहां पर भी एक हादसा हुआ। जोईवाला इलाके के कुआंवाला में दिल्ली से आ रही एक बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और सड़क पर पलट गई। हादसे में 3 यात्रियों को चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हादसे की वजह ड्राइवर को नींद आना बताया जा रहा है।
खबर चमोली से, जहां देर रात हुई बारिश। बद्रीनाथ हाईवे पर हाथी पर्वत पर सड़क पर मलबा आने से सड़क बंद हो गई। दोनों तरफ यात्रियों की लंबी कतार लग गई। जाम की वजह से यात्री परेशान भी दिखे। वहीं विभाग जल्द सड़क को खोलने की बात कह रहा है। उत्तराखंड में देहरादून समेत कई इलाकों में शुरू हुई तेज बारिश। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर समेत ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। तो ये देहरादून की तस्वीरें हैं। देखिए, सुबह के वक्त में ऐसा लग रहा है मानो कि शाम हो गई हो। यहाँ घने बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से दिन में गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर, देखिए, दिन में ऐसा लगता है कि देर शाम का ये नज़ारा हो। घने बादल की वजह से हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी जला दी गई हैं। बारिश शुरू हो गई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। नैनीताल में आज कैंची धाम का स्थापना दिवस है। इसे लेकर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। मंदिर के दोनों तरफ श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। भीड़ काबू में रखने के लिए कैंची धाम को 0 जोन में तब्दील किया गया है। भक्तों को कैंची धाम लाने के लिए भीमताल, नैनीताल और हल्द्वानी से शटल सेवा शुरू की गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। कैंची धाम का आज स्थापना दिवस है और सुबह से ही मंदिर में लगातार जो भीड़ है वो पहुंच रही है। ये देख सकते हैं कि मंदिर द्वार को सजाया गया है और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। हालांकि जिस तरह से जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार यहां पहुंच रही है, कई किलोमीटर तक लाइनें लग चुकी हैं और आस्था का जो सैलाब है वो कैंची धाम में उमड़ा है। हालांकि जो लोग आ रहे हैं वो दर्शनों के लिए आ रहे हैं। सर, बड़ी लंबी लाइनों के बाद गेट तक पहुंचे हैं, किस तरह की आस्था यहाँ तक खींच लाई है? बहुत आस्था है। तो काफ़ी 2 बजे रात को हम उठे हैं और फिर अभी कितने बजे तक यहाँ पहुँचे हैं। बाबा जी परीक्षा ले रहे हैं जी। क्या सोचकर आए हैं यहाँ? बस बाबा जी के दर्शन के लिए, प्रभु जी के दर्शन के लिए आए हैं। बाबा बड़े दयालु हैं। बाबा ने मनोकामना हमेशा पूर्ण की होगी, ये सुने भी होंगे कई चीजें। हमेशा पूर्ण की है, इसलिए तो आते हैं हर साल। तो देख सकते हैं कि पीछे किस तरह की जो लाइनें हैं वो लगी हैं। हालांकि प्रशासन ने इस बार व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। सड़क को छोड़कर जो बाहर आने जाने का रास्ता है वो बनाया गया है और इसके अलावा जो सामने मंदिर है, मंदिर की तरफ जो श्रद्धालुओं का लाइनें हैं वो लगातार आ रही हैं। सुबह जैसे मंदिर के कपाट खुले हैं उसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस ने भी अपने तमाम इंतजाम किए गए हैं, भारी सुरक्षा को यहाँ लगाया गया है। इसके अलावा जो शटल सेवा है वो लगाई गई है। इसके अलावा अन्य इंतजाम भी किए गए हैं। मंदिर की दोनों तरफ, चाहे वो खैरना की तरफ हो चाहे वो नैनीताल की तरफ हो, दोनों तरफ जो टूरिस्ट हैं या श्रद्धालु हैं उनकी लंबी लाइनें लगी हैं और ये उम्मीद की जा रही है करीब 2 से 3-4 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और बाबा नीम करौली का आशीर्वाद लेकर जो अपनी मनोकामना पूर्ण करने यहाँ पहुंचे हैं वो उनकी पूरी भी होगी। वीरेंद्र बिस्ट, न्यूज़ 18, कैंची धाम। द कॉर्बेट नेशनल पार्क में रविवार से सैलानियों के लिए नाइट स्टे की सुविधा बंद हो जाएगी, क्योंकि इस पर्यटन सत्र के लिए कॉर्बेट का ढिकाला जोन आज से पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा। अब उन्हें ये सुविधा 15 नवंबर से ढिकाला जोन खुलने के बाद ही मिल सकेगी। आज से ढिकाला के साथ ही दुर्गा देवी जोन भी सैलानियों के लिए बंद हो जाएंगे। बिजरानी जोन 30 जून को बंद होगा और इसके बाद ढेला और झिरना जोन सैलानियों के लिए साल भर खुले रहेंगे। इधर देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने की जो अद्भुत विधा विकसित की थी,
वह आज समूची मानवता के लिए एक संजीवनी का कार्य कर रही है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, योगिश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों को शांत करने का माध्यम है। मेरा मानना है कि जब चित्त शांत होता है तभी हम अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। योग साधना के माध्यम से हम स्वयं से जुड़कर आत्म साक्षात्कार द्वारा आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। योग हमारे जीवन को स्वस्थ, संतुलित और अनुशासित बनाने का सशक्त माध्यम भी है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के लोग योग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या में नियमित रूप से योग को सम्मिलित कर रहे हैं। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय योग ध्यान के लिए समर्पित करें और नियमित रूप से योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, तो न हम केवल अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाकर ऊर्जा का संचार भी कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में इस सीजन में दर्शन का आंकड़ा 10 लाख के पार हो चुका है। केवल 45 दिन की यात्रा में यह आंकड़ा पहुंच गया। वहीं चार धाम में इतनी भीड़ के बावजूद दर्शन से लेकर सड़क पर जाम की नौबत नहीं आई और इससे सरकार खुश है। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार की पहली चिंता भीड़ को लेकर थी। क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार मीटिंग की, लेकिन अब 1.5 महीने की यात्रा के बाद आए आंकड़ों और अब तक के हालात से सरकार संतुष्ट है। केदारनाथ में दर्शन का आंकड़ा 10 लाख के पार हो चुका है, तो बद्रीनाथ में 7.5 लाख और गंगोत्री यमुनोत्री में 4.5 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब का आंकड़ा 1 लाख पहुँचने वाला है। 30 अप्रैल से अब तक 28 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए। अब मॉनसून सीजन की शुरुआत होने वाली है, जाहिर है इसका असर यात्रा पर भी पड़ेगा, तो बरसात में यात्रियों की संख्या कम हो सकती है। सरकार की कोशिश ये रही है कि चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड की पहचान है, जिसे उत्तराखंड में पूरे विश्व में लोग जानते हैं, देवभूमि है, चारधाम यात्रा यहाँ पर चलती है, और उसको किस तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके, उसको और यात्रियों के लिए अच्छा बनाया जा सके, सुविधाएं दी जा सके, सरकार उस पर प्रतिबद्ध है। पिछले साल भीड़ की वजह से जहां गंगोत्री यमुनोत्री में कई बार ट्रैफिक जाम लगा, तो बद्री केदार में दर्शन को लेकर मारामारी रही। लेकिन इस बार ऋषिकेश हरिद्वार को छोड़कर चार धाम रूट पर ट्रैफिक जाम की नौबत नहीं आई, जिससे पुलिस प्रशासन ने बड़ी राहत की सांस ली। लेकिन इस बार बहुत ही माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की गई थी और 10-10 किलोमीटर के हम लोगों ने सेक्टर बनाकर और बाइक पर वाकी टाकी के साथ पुलिस कर्मियों को लगातार वो मूव करते रहे, गाड़ियों को सही ढंग से चलने का और टाइमिंग उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। तो हमारा चारधाम का जो यात्रा रूट है वो लगभग इस बार किसी भी तरह के जाम की समस्या से उसको सामना नहीं करना पड़ा। चार धाम यात्रा में यात्रियों का सबसे ज्यादा दबाव मई-जून में होता है, जब हरिद्वार से लेकर चार धाम में ट्रैफिक जाम से लेकर दर्शन तक भीड़ कंट्रोल करने में प्रशासन के पसीने छूटते हैं। पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पहले से हुई तैयारी ने प्रशासन को बड़ी राहत दी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। जोशीमठ में औली को जोड़ने वाली रोपवे अभी भी बंद है। 5 जनवरी 2023 को भू धसाव के बाद रोपवे बंद किया गया था, जिसका संचालन अभी तक शुरू नहीं हो पाया। रोपवे बंद होने से सैलानी परेशान है, तो पर्यटन विभाग को नुकसान हो रहा है। पर्यटन सीजन में पर्यटक यहां आते थे और रोपवे का लुत्फ उठाते थे, लेकिन आज यहां सन्नाटा है। ये रोपवे सर्विस जो कि जोशीमठ को सीधे औली से जोड़ती है, वो सर्विस बंद है जनवरी के महीने से ही। अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है, जिससे पर्यटन विभाग को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं जो सैलानी यहां रोपवे का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें भी निराशा हाथ लग रही है।
सड़क के रास्ते औली तक पहुंचना काफ़ी जोखिम भरा होता है और काफ़ी परेशानी भरा, वक्त भी ज़्यादा लगता है। ऐसे में सैलानी भी मायूस हो रहे हैं।